भारत की सबसे ताकतवर वित्तीय जांच एजेंसी के इर्द गिर्द इन दिनों एक ऐसा हाई स्टेक्स पॉलिटिकल थ्रिलर चल रहा है जिसने पूरे देश का ध्यान खींचा है, बिना किसी लंबी चौड़ी भूमिका के। आज के इस विश्लेषण में हम सीधे उन दस्तावेजों, आंकड़ों और तथ्यों के अंदर उतरेंगे जो इस पूरी कहानी की असली तस्वीर पेश करते हैं। तो चलिए इस मुद्दे को गहराई से समझते हैं। एक तरफ सरकार का बहुत ही मजबूत दावा है कि वो सिस्टम में मौजूद दीमक यानी भ्रष्टाचार की सफाई कर रही है। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष का सीधा आरोप है कि ये सब महज उन्हें राजनीतिक तौर पर खत्म करने की एक साजिश है। ये कोई आम बहस नहीं है, ये एक ऐसा सवाल है जिसने भारत के संघीय ढांचे और लोकतांत्रिक सोच को दो बिल्कुल अलग हिस्सों में बांट दिया है। सेक्शन 1, सत्ता की संरचना, प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी को समझना। इस पूरे विवाद की जड़ को समझने के लिए हमें सबसे पहले इस एजेंसी की बुनियादी ताकतों को समझना होगा। ईडी की स्थापना वैसे तो 1956 में हुई थी, लेकिन आज इसके पास जो बेतहाशा ताकत है वो आती है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी PMLA से। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 1.72 लाख करोड़ रुपए। 2014 से लेकर 2024 के बीच ईडी ने इतनी बड़ी रकम की संपत्तियां कुर्क की हैं। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है, ये साफ तौर पर दिखाता है कि इस एजेंसी के पास किस स्तर पर आर्थिक प्रहार करने का अधिकार मौजूद है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट यहाँ से आता है। सूचना के अधिकार से मिली जानकारी एक बहुत ही चौंकाने वाली सच्चाई सामने लाती है। पिछले 8 वर्षों के दौरान जिन 121 राजनीतिक नेताओं की जांच की गई, उनमें से 95% नेता विपक्ष के हैं। बिल्कुल 95%। और यहीं से संस्थागत पक्षपात का वो पूरा विवाद शुरू होता है जिसने भारतीय राजनीति में भूचाल ला दिया है। और फिर हमारे सामने आता है ये तीसरा सबसे हैरान करने वाला नंबर। PMLA के तहत हजारों मामले दर्ज किए गए हैं, लेकिन अदालतों में सजा दिलाने की दर, जिसे हम कन्विक्शन रेट कहते हैं, वो महज 3% से भी कम है। ये आंकड़ा अपने आप में एक बहुत ही गंभीर सवाल पैदा करता है कि क्या कानूनी प्रक्रिया खुद एक सजा बन चुकी है। सेक्शन 2, भ्रष्टाचार विरोधी अभियान, सरकार का बचाव। अब पूरी निष्पक्षता के साथ पहले सरकार का पक्ष समझना भी उतना ही जरूरी है। सत्ताधारी पार्टी का बहुत ही स्पष्ट तर्क है कि एजेंसी किसी को टारगेट नहीं कर रही है, बल्कि दशकों पुराने, गहरे और संगठित भ्रष्टाचार पर आखिरकार एक कड़ी कार्रवाई हो रही है। और इसके समर्थन में वो कुछ बहुत ही ठोस साक्ष्य पेश करते हैं, जैसे कि PNB घोटाले में भगोड़े अपराधियों से 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की जबरदस्त रिकवरी। इसके अलावा भारत की FATF यानी ग्लोबल मनी लॉन्ड्रिंग वॉचडॉग रेटिंग में भी काफी सुधार हुआ है, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक स्वतंत्र जांच एजेंसी होने का प्रमाण है। सरकार का कहना है कि ये सिर्फ हवाई राजनीतिक आरोप नहीं है, असल में जमीनी स्तर पर वित्तीय अपराध पकड़े जा रहे हैं। उदाहरण के लिए पश्चिम बंगाल में पार्थ चटर्जी की गिरफ्तारी। वहां छापों के दौरान जो भारी मात्रा में नकद बरामद हुआ, उसे सरकार इस बात के पुख्ता सबूत के रूप में पेश करती है कि कार्रवाई सिर्फ राजनीतिक नहीं, बल्कि ठोस साक्ष्यों और असली वित्तीय अपराधों पर आधारित है। सेक्शन 3, एक राजनीतिक हथियार, विपक्ष के आरोप। आइए देखते हैं कि कैसे ये नैरेटिव बिल्कुल पलट जाता है। यहाँ आपके सामने दो बिल्कुल विरोधी कहानियां हैं। एक तरफ भ्रष्टाचार साफ करने का सरकारी दावा, तो दूसरी तरफ विपक्ष का सीधा इल्जाम कि ये सब ऑपरेशन लोटस का हिस्सा है और चुनाव से पहले विरोधियों को डराने की साजिश है। विपक्ष खुले तौर पर एजेंसी को सत्ताधारी दल का एक चुनाव विभाग तक कह देता है। तो चलिए इन गंभीर आरोपों को डेटा के पैमाने पर तौलते हैं। अब जरा इस टाइमलाइन पर ध्यान दीजिए। डेटा एक बहुत ही दिलचस्प पैटर्न दिखाता है। हर बड़े चुनाव से ठीक पहले, चाहे वो 2019 के आम चुनाव हो, 2024 हो या आने वाला 2026 का चुनाव चक्र, जांच एजेंसी के छापों और समन में अचानक से बहुत तेजी आ जाती है। ये एक ऐसा पैटर्न है जो विपक्ष के इस दावे को मजबूती देता है कि इन कार्यवाहियों की टाइमिंग सिर्फ एक संयोग नहीं, बल्कि एक सोची समझी राजनीतिक रणनीति का हिस्सा है।
और चुनावी साल में जो गिरफ्तारियां हाल ही में हुई हैं वो सच में अभूतपूर्व हैं। देश के लोकतांत्रिक इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ जब पद पर बैठे मुख्यमंत्रियों को गिरफ्तार कर लिया गया हो, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हों या हेमंत सोरेन। ऐसे में एक बौद्धिक सवाल खड़ा होना लाजमी है, क्या वाकई ये बिना किसी भेदभाव के हो रहा अंधा न्याय है, या फिर चुनाव से पहले बड़े प्रतिद्वंदियों को कमजोर करने का कोई तरीका। सेक्शन 4, वॉशिंग मशीन फिनोमेना, वायरल नैरेटिव के पीछे का डेटा। इंटरनेट पर आपने वॉशिंग मशीन पॉलिटिक्स वाले मीम्स जरूर देखे होंगे, लेकिन मीम्स के इतर अगर हम इसके पीछे के डेटा को देखें तो तस्वीर काफी स्पष्ट होती है। डेटा निष्पक्ष रूप से दिखाता है कि कई बड़े राजनेताओं को तब तक गंभीर जांच का सामना करना पड़ा जब तक कि वे सत्ताधारी दल या उनके गठबंधन में शामिल नहीं हो गए। पार्टी बदलते ही कई मामलों में अचानक से जांच की सक्रियता कम होती नजर आई। इसी वजह से विपक्ष इस पूरे प्रोसेस को बार बार वॉशिंग मशीन कहता है। सेक्शन 5, कानून और लोकतंत्र, सुप्रीम कोर्ट का नजरिया। अब इन राजनीतिक रैलियों और सोशल मीडिया के शोर शराबे से बाहर निकलकर जरा संवैधानिक वास्तविकता की ओर चलते हैं। ये समझना बेहद जरूरी है कि हमारी न्यायपालिका इस ताकतवर एजेंसी को कैसे देखती है। 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने पीएमएलए के कड़े प्रावधानों को सही ठहराया था, लेकिन कोर्ट ने एक बहुत ही स्पष्ट चेतावनी भी दी। उन्होंने कहा कि गिरफ्तारी या बिना दोष साबित हुए लंबे समय तक जेल में रखने को किसी सजा की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। और न्यायपालिका की ये चिंताएं हाल ही में और भी मुखर हुई हैं। अरविंद केजरीवाल के जमानत आदेश के दौरान कोर्ट ने एजेंसी के काम करने के तरीके पर बड़े सवाल उठाए। कोर्ट ने जांच में देरी और सबूतों को चयनात्मक या सिलेक्टिव रूप से पेश करने की बात कही। सुप्रीम कोर्ट की इन टिप्पणियों ने इस राष्ट्रीय बहस में और भी ज्यादा गहराई ला दी है। इस बात को बेहतर तरीके से समझने के लिए एक बार वैश्विक स्तर पर तुलना करके देखते हैं। अमेरिका, जर्मनी या यूके जैसे देशों में जहां ऐसी जांच एजेंसियों पर कड़े चेक और बैलेंस होते हैं, वहां कन्विक्शन रेट 50 से 70% के बीच रहता है। लेकिन भारत की प्रणाली में ये दर 3% से भी कम है। ये अंतर साफ तौर पर दिखाता है कि हमारे मौजूदा सिस्टम में कहीं ना कहीं कोई बहुत बड़ी खामी जरूर है। तो इस पूरे विश्लेषण का लबोलुआब क्या है? असल में सच्चाई बहुत जटिल है। ये पूरी तरह सच है कि राजनीतिक भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग हमारे देश में मौजूद है और राजनेता भ्रष्ट हो सकते हैं, लेकिन उसी के साथ ये भी सच है कि उन्हें चयनात्मक तरीके से टारगेट करने की धारणा भी बहुत प्रबल है। ये दोनों हकीकतें एक साथ वजूद में हो सकती हैं और आज के सोशल मीडिया के दौर में ये पूरी बहस इतनी ध्रुवीकृत हो गई है कि तथ्यों और नैरेटिव्स के बीच का फर्क ही मिटता जा रहा है। सेक्शन 6, लोकतंत्र एक दोराहे पर, संस्थागत स्वतंत्रता। हम अब इस विश्लेषण के अंतिम पड़ाव पर हैं। सवाल ये है कि आगे का रास्ता क्या है। कानूनी विशेषज्ञों और विपक्षी गठबंधनों ने इस एजेंसी को राजनीतिक प्रभाव से बचाने के लिए कुछ ठोस ढांचागत सुधारों का प्रस्ताव रखा है, जैसे कि एजेंसी को वित्त मंत्रालय से अलग करना, एक द्विदलीय संसदीय निगरानी समिति बनाना, गिरफ्तारियों से पहले न्यायिक मंजूरी लेना और निदेशक के लिए एक फिक्स्ड कार्यकाल तय करना। इन सुधारों के पीछे की सोच बहुत स्पष्ट है। किसी भी मजबूत और स्वस्थ लोकतंत्र में उसकी प्रमुख जांच एजेंसी का सिर्फ खौफनाक हद तक ताकतवर होना काफी नहीं है, बल्कि उसका सार्वजनिक तौर पर निर्विवाद रूप से तटस्थ और निष्पक्ष दिखना भी उतना ही जरूरी है। उसकी असली वैधता उसी निष्पक्षता से आती है। इस विश्लेषण को हम एक बहुत ही अहम और उकसाने वाले सवाल के साथ खत्म करते हैं। आज हमने जो भी तथ्य, आरोप और डेटा देखे, उनके बाद क्या आपको लगता है कि ये वाकई सिर्फ भ्रष्टाचार को खत्म करने की एक ईमानदार लड़ाई है, या फिर ये हमारे लोकतंत्र के प्रमुख संस्थानों पर पूर्ण राजनीतिक नियंत्रण हासिल करने की एक बहुत बड़ी